हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 14, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह करना होता था और ऐसा निर्वात नलिकाओं जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड वाले निर्वात डायोड जबकि 3 इलेक्ट्रोड वाले ट्रायोड की मदद से होता था। इन निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियां आकार में बड़ी होती थीं और अधिक शक्ति का उपभोग करती थीं। इसके अतिरिक्त इनके प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता यानी कि लगभग 100 वोल्टता की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम तथा विश्वसनीयता भी कम होती थी। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सन 1930 में ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अस्तित्व में आया। इन अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन अथवा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आकार में छोटी होती हैं और साथ ही साथ कम शक्ति का उपभोग करती हैं तथा कम वोल्टता पर कार्य करती हैं। दोस्तों, इन युक्तियों का जीवन काल लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम अर्धचालक भौतिकी की कुछ मूल अवधारणाओं जैसे कि संधि डायोड, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर तथा ऐसी ही कुछ अन्य अर्धचालक युक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सबसे पहले धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इसी वर्गीकरण को ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार किया जाता है और इसके बाद हम समझेंगे नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को और इसके बाद हम जानेंगे अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जो 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार का अर्धचालक तथा P प्रकार का अर्धचालक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पहले विषय धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण से। दोस्तों, यदि विद्युत चालकता अथवा प्रतिरोधकता के सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करें तो यह 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला भाग है धातु, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम लगभग 10 की घात ऋणात्मक 12 से 10 की घात ऋणात्मक 8 कोटि की होती है तथा चालकता बहुत अधिक लगभग 10 की घात 2 से 10 की घात 8 कोटि की होती है। दूसरा भाग कहलाता है अर्धचालक। दोस्तों, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात ऋणात्मक 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है, जबकि इनकी चालकता 10 की घात 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के बीच होती है। और तीसरा भाग कहलाता है विद्युतरोधी, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक लगभग 10 की घात 11 से 10 की घात 19 कोटि की होती है, जबकि चालकता बहुत कम लगभग 10 की घात ऋणात्मक 11 से 10 की घात ऋणात्मक 19 कोटि की होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन्हीं पदार्थों का वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, ऊर्जा स्तर का अर्थ है ऐसे स्तर जिनमें ऊर्जा का संतत परिवर्तन होता रहता है। ये ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं और ऐसे ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समाविष्ट रहते हैं
संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड कहलाता है। इसके अलावा संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। दोस्तों, यदि चालन बैंड का निम्नतम स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः रिक्त होता है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों ही पदार्थों के वर्गीकरण में यह ऊर्जा बैंड किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यह पहला चित्र एक धातु की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है तथा संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त है, अथवा चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड अधिव्याप्त यानी एक दूसरे को ढके हुए हैं। दोस्तों, जब यह अतिव्यापन होता है तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में जा सकते हैं। यह स्थिति विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। जब संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध कम अथवा चालकता उच्च होती है। वहीं जैसा कि इस दूसरे चित्र में दर्शाया गया है कि बैंडों के बीच में अंतराल अर्थात Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ऐसे में चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः कोई विद्युत चालन संभव नहीं होता। और दोस्तों, ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर उत्तेजित नहीं किया जा सकता। अर्थात यह बैंड चित्र एक विद्युत रोधी पदार्थ के लिए है। वहीं यह तीसरा बैंड चित्र एक अर्धचालक के लिए स्थिति को दर्शाता है। इसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। लघु बैंड अंतराल होने के कारण कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति कर सकते हैं, अतः अर्धचालकों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं होता जितना विद्युत रोधी पदार्थों का होता है। तो दोस्तों, यहाँ इस अध्याय में हम धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल अर्धचालकों के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि इन अर्धचालकों में चालन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो आइए अब जानते हैं एक नैज अर्धचालक को, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटतम परमाणुओं के साथ सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है तथा ऐसे प्रत्येक निकटवर्ती परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का सहभाग भी करता है। यही सहभागी इलेक्ट्रॉन युगल सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड या संयोजकता आबंध यानी वैलेंस बॉन्ड कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की संरचना को व्यवस्थात्मक रूप से दिखाया गया है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बनकर चालन में योगदान करते हैं। दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ऋणात्मक Q है, जहां से निकलकर आया है, वहां वह प्रभावी आवेश धनात्मक Q का एक रिक्त स्थान छोड़ देता है। प्रभावी धनात्मक आवेश वाला यह रिक्त स्थान एक होल कहलाता है। नैज अर्धचालकों यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी Ne होलों की संख्या यानी NH के बराबर होती है
अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि Ne बराबर है NH, जो कि बराबर है Ni के, जहाँ पर Ni नेज वाहक सांद्रता कहलाता है। दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करते हैं और एक विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन धारा IE देते हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र लगाने के फलस्वरूप होल ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। इस प्रकार एक होल धारा IH मिलती है और ऊष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन धारा IE तथा होल धारा IH का योग संपूर्ण धारा I के बराबर होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि T बराबर 0 केल्विन पर कोई नेज अर्धचालक किसी विद्युतरोधी पदार्थ की भांति ही व्यवहार करता है। यह तापीय ऊर्जा ही होती है जिसके कारण उच्च तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं और इस ताप पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी नेज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख इस चित्र में दर्शाए अनुसार होता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं। ये यहाँ पर संयोजी बैंड से आए हैं तथा समान संख्या में वहां होल छोड़कर आते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक के बारे में जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है अपद्रव्य चालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, लेकिन एक कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी चालकता में सुधार करना आवश्यक होता है और ऐसा अर्धचालकों में अशुद्धियों का उपयोग करके किया जाता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अथवा अशुद्धि अर्धचालक इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों, वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन यानी डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है तथा अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक यानी डोपेंट कहलाते हैं और इस प्रकार के पदार्थ को मादित यानी डोप्ड अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों, चतुसंयोजक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग किया जाता है। पहला पंच संयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। जबकि दूसरा अपमिश्रक त्रिसंयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 3 होती है वह होता है, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम इत्यादि। दोस्तों, तत्व अपमिश्रण के पश्चात एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकार के 2 अर्धचालक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला प्रकार कहलाता है N प्रकार का अर्धचालक। मान लीजिए कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को एक पंच संयोजक अर्थात ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 5 है इनसे अपमिश्रित करते हैं। जब धनात्मक 5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों में से 4 निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जो सामान्य कक्ष ताप पर अर्धचालक के जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। इस प्रकार पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। दोस्तों, पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अर्थात
किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए हम लिख सकते हैं कि Ne यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH यानी होल की संख्या से अधिक होती है। वहीं दूसरे प्रकार का अर्धचालक कहलाता है p प्रकार का अर्धचालक। इसके लिए जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 3 की त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम आदि अपमिश्रित की जाती हैं, तो अपमिश्रक में सिलिकॉन या जर्मेनियम की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए यह परमाणु 3 ओर से सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बना सकता है, लेकिन चौथी ओर बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण चौथा बंध बनाने में सफल नहीं हो पाता। अतः त्रिसंयोजक परमाणु और चौथे परमाणु के बीच बंध एक रिक्त अथवा होल होता है। दोस्तों, ऐसे पदार्थ के लिए होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसीलिए त्रिसंयोजी अशुद्धि से अपमिश्रित नैज अर्धचालक को p प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH यानी होल की संख्या Ne यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, उनकी चालकता के आधार पर तथा ऊर्जा बैंड के आधार पर। इसके बाद हमने जाने अर्धचालक के प्रकार, जो होते हैं नैज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक, जो फिर से उनके अपमिश्रक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार तथा P प्रकार। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी P तथा N संधि का किस प्रकार निर्माण होता है और किसी बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टता, जिन्हें बायस कहते हैं, इसके प्रभाव में कोई संधि किस प्रकार व्यवहार करती है। तब तक के लिए गुड बाय।